और देखिए 14 फरवरी और 15 फरवरी 2 दिन की ये जो मीटिंग है जिसमें नाटो के 30 देश और 20 सहयोगी देशों के रक्षा मंत्री शामिल हो रहे हैं और इस मीटिंग में मल्टीपल वॉर फ्रंट के लिए गाइड बुक तैयार की गई है जिस पर सभी 50 देश सिग्नेचर कर रहे हैं। चलिए आपको ये बताते हैं कि बेल्जियम में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ अहम है। तो 30 मेंबर देश और 20 सहयोगी देश के जो रक्षा मंत्री हैं उसमें शामिल हैं। तो बेल्जियम में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग है जिसमें 30 मेंबर देश और 20 सहयोगी देशों के जो रक्षा मंत्री है वो मिल रहे हैं। नाटो ने तीसरे विश्व युद्ध का जो पूरा खाका है, जो प्लान है, वो इस मीटिंग के जरिए तैयार कर लिया है। इसके अलावा नाटो ने एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध की तैयारी कर ली है, यानी रूस यूक्रेन जंग के 1 साल में ये मीटिंग कई बार हो चुकी है। इतना ही नहीं, नाटो जनरल सेक्रेटरी कई देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग भी कर चुके हैं। प्लानिंग सिर्फ एक है, रूस की हार। नाटो का तो जन्म ही रूस के खिलाफ हुआ था और अब यूक्रेन जंग में अमेरिका और नाटो उस मौके की तलाश में है जब रूस कमजोर हो और पूरी ताकत से हमला किया जाए, ये उसी की तैयारी है। तो ये तमाम जो गाइड बुक बनी है उसको लेकर के क्या कुछ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नाटो ने एक साथ कई मोर्चों से युद्ध की तैयारी की है। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी से क्यों कहा जा रहा है, इसको ऐसे भी समझिए कि ये तैयारी सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, मल्टीपल फ्रंट पर नाटो युद्ध का प्लान बना रहा है। तो आर्टिकल 5 कब लागू होगा, इस पर भी प्लान बना इस मीटिंग के दौरान। दरअसल नाटो चार्टर का आर्टिकल 5 वो चैप्टर है जो नाटो की एकजुटता का सूत्र है। अगर आर्टिकल 5 हटा दिया जाए तो नाटो को टूटने में देर नहीं लगेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि आर्टिकल 5 किसी भी नाटो देश को सुरक्षा की गारंटी देता है। आर्टिकल 5 का सिद्धांत यह है कि अगर किसी भी नाटो मेंबर पर अटैक होता है तो वो हमला पूरे नाटो ग्रुप पर माना जाएगा और उस एक देश की मदद के लिए सभी 30 देश युद्ध में हमलावर के खिलाफ कूद पड़ेंगे। ये जो नाटो देश है ये मिलिट्री इन्वेस्टमेंट का भी प्लान तैयार कर चुके हैं, यानी कि नाटो की गाइड बुक में जो अगला चैप्टर है वो ये कहता है कि अब हर देश को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ानी होगी। जी हाँ, नाटो देश मिलिट्री इन्वेस्टमेंट का भी प्लान इसमें तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिन देशों के पास फंड नहीं है उन्हें फंड मुहैया करवाया जाएगा, लेकिन हथियारों का प्रोडक्शन और सेना की तादाद हर कीमत पर बढ़ानी ही होगी। इसके अलावा जो गाइड बुक है उसमें और क्या है, देश जितने भी है नाटो के वो मिलिट्री प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। मिलिट्री प्रोडक्शन को बढ़ाने का सीधा मतलब है कि बैटल टैंक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जितने भी हथियार है उनके पास उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ताकि अगर युद्ध के दौरान मल्टीपल फ्रंट रूस के खिलाफ खुलता है तो उसमें तमाम नाटो कंट्रीज इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हों, ताकि रूस इसमें आसानी से घेरा जा सके और रूस पर ये तमाम नाटो कंट्रीज भारी पड़े। तो हथियारों का प्रोडक्शन और सेना की तादाद हर नाटो कंट्री को बढ़ानी होगी। ये तमाम जो गाइड बुक की बातें हैं, जो इनसाइड स्टोरी है इस मीटिंग की, नाटो कंट्रीज की मीटिंग की, वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ प्लान तैयार हुआ है। यानी इसको सीधे अगर सरल शब्दों में आप समझें कि नाटो ने तीसरे विश्व युद्ध का प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। और देखिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सिन्हा, इसको इस तरीके से हम समझे कि तमाम नाटो कंट्रीज अब मल्टीपल फ्रंट पर रूस को घेरने की कोशिश कर चुकी है। ये जो मीटिंग हुई है और इसमें जो गाइड बुक तैयार की गई है वो साफ साफ बताता है कि अब रूस की घेराबंदी के लिए फुल एंड फाइनल प्लान बना लिया गया है। देखो, ऐसा है कि डिफेंस पॉलिसी कैसे बनता है, डिफेंस पॉलिसी बनता है थ्रेट परसेप्शन के आधार पे। खतरा क्या है, बिल्कुल। तो अमेरिका और नाटो के देश समझ रहे हैं कि उनके लिए खतरा चीन और रूस है। और रूस भी, आपको पता होगा कि रूस एक ज़माने में जब वो सोवियत रशिया था तो बहुत ही पावरफुल था। अब थोड़ी सी उसकी शक्ति थोड़ी सी छीन हुई है, लेकिन अभी भी वो एक शक्तिशाली देश है। तो अमेरिका का दृष्टिकोण है कि रूस को, ये रूस के जो सोवियत रशिया का जो बल्कनाइजेशन हुआ था, जो हिस्से टूटे थे, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? गोर्बाचोव और अमेरिका, CIA। तो उससे अभी तक अमेरिका खुश नहीं हुआ है, रूस को और वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। तो थ्रेट परसेप्शन रूस के दिमाग में भी क्लियर है कि अमेरिका क्या करेगा। तो जब ये डिफेंस पॉलिसी उन्होंने डेवलप किया है कि रूस को अब टारगेट करना है, World War III की कल्पना करना है। दूसरा चीज़ हम लोग को सिखाया जाता है सेना में कि थ्रेट परसेप्शन के आधार पे कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन। कॉन्सेप्ट क्या है? रूस हमारा दुश्मन है, और यदि स्थिति बिगड़ेगी तो रूस, मिस्टर पुतिन इतने स्ट्रांग है कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे। न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे तो बाकी देश भी न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे, तो World War III इनएविटेबल है, होगा ही। यदि ऐसे चीज़ की बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है तो स्वाभाविक है उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रिपरेटरी फेज की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है,
अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की ज़रूरत है, मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी आप यूक्रेन में देख लो कि कई देशों के, यूरोप के देशों का जो है इन्वेंट्री का स्टॉक आउट हो रहा है। क्यों? कि नॉर्मली को भी, जैसे इंडियन आर्मी में 30-30 कॉन्सेप्ट, 30-30 कॉन्सेप्ट क्या है? 30 डेज ऑफ इंटेंस फायरिंग एंड 30 डेज ऑफ नॉर्मल फायरिंग। अम्युनिशन के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ कि इंटेंस फायरिंग मतलब धड़ लगातार, नॉर्मल फायरिंग मतलब फायर स्टॉप। तो 2 महीने का WWR वॉर वेस्टेज रिजर्व ऑथराइज है और हम लोग जनरली होल्ड करते हैं। कभी कभी शॉर्टफॉल होता रहा है भूतकाल में भी, कभी कभी तो बहुत चिंताजनक स्थिति पहुंच गई थी। खैर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली कोई भी देश है 2 महीने से 3 महीना 4 महीने का स्टॉक रखता है, लेकिन यूक्रेन वॉर तो अब 1 साल होने जा रहा है, तो इतना तो कोई इन्वेंट्री रखता नहीं है। हाँ। तो ये जो हर एक वॉर सिखाता है कि तुम्हें क्या कमी होती है और क्या सीख मिली है। यूक्रेन वॉर नाटो को और अमेरिका को सिखाया है कि तुम्हारी WWR की जो मंथली कैपेबिलिटी वो बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल, और ये बात रूस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। सर, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि बाल्टिक सागर में रूस की न्यूक्लियर तैनाती बहुत कुछ बताती है। बड़ी खबर ये कि 30 साल में पहली बार न्यूक्लियर तैनाती देखी गई है। बाल्टिक सागर पहुंचे रूस के परमाणु युद्धपोत। नॉर्वे इंटेलिजेंस का ये बहुत बड़ा सनसनीखेज दावा है, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जो बाल्टिक सागर में रूस की न्यूक्लियर तैनाती है वो सीधा सीधा ये बता रही है कि अगर नेटो इस तरीके से गाइडबुक बना रहा है तो रूस भी पीछे नहीं है। रूस भी इसको देखते हुए हर मुमकिन कदम उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ऐसा पिछले 30 सालों में पहली बार हो रहा है जब न्यूक्लियर तैनाती के लिए बाल्टिक सागर रूस के परमाणु युद्धपोत पहुंच चुके हैं। और ये दावा नॉर्वे इंटेलिजेंस की तरफ से किया गया है। तो नॉर्वे के इंटेलिजेंस ने यह दावा किया है कि बाल्टिक सी में रूस ने न्यूक्लियर वॉरशिप को उतार दिया है। पिछले 30 साल में, यानी कि जब से सोवियत संघ टूटा और रूस बना, तब से पहली बार बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर युद्धपोतों की तैनाती रूस ने की है। इससे पहले जब रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि साल 1947 से लेकर 1991 तक, उसी दौरान इन न्यूक्लियर वॉरशिप्स को यहां पर देखा गया था। उसके बाद नहीं देखा गया, उसके बाद अब देखा जा रहा है। रूस ने बाल्टिक सी में न्यूक्लियर वॉरशिप को उतारा है। 30 साल में पहली बार बाल्टिक में परमाणु युद्धपोत का पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश सभी नाटो कंट्रीज के लिए है। रूस ने बाल्टिक में न्यूक्लियर सबमरीन को भी भेजा है। कोल्ड वॉर 1947 से लेकर 1991 में ही परमाणु शिप को से पहले देखा गया था, जैसा कि हमने आपको बताया है। रूस ने दरअसल नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट को बाल्टिक में तैनात कर दिया है। और उसका साफ मतलब यह है कि रूस भी हर जो भी एक्शन नेटो की तरफ से उठाया जाता है उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। और चलिए आपको मैप के जरिए ये भी बता देते हैं कि बाल्टिक सागर कहां पर है और रूस के इस पोजीशन से कितने देशों को खतरा है, यानी कि जहां पर ये न्यूक्लियर मरीन भेजी गई है उसका मतलब क्या है, उससे किसको किसको खतरा है। तो बाल्टिक सागर के पूर्व और उत्तर की दिशा में, देखिए हम आपको इस मैप के जरिए सब कुछ समझा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। तो बाल्टिक सी के पूर्व और उत्तर की दिशा में है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी। ये तमाम देशों को आप देख रहे हैं, ये सभी नाटो देश हैं। तो ये मैप को चलिए हम आपको और बेहतर तरीके से अगर हम समझा पाएं, और सर भी क्योंकि हमारे साथ हैं, बाल्टिक सी की जो स्थिति है जहां पर ये तैनाती की गई है उसको और अच्छे तरीके से हम समझें अगर, तो ये देखिए ये बाल्टिक सागर कहां पर है, रूस की पोजीशन से कौन कौन से देश है जिनको खतरा है। तो बाल्टिक सागर के पूर्व और उत्तर की दिशा में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब आप देख रहे हैं कंट्रीज। पोलैंड और जर्मनी, ये भी है पोलैंड और जर्मनी, ये सब सारी कंट्रीज को देख रहे हैं। ये सभी नाटो मेंबर्स हैं, जी हाँ। और बाल्टिक सी के पश्चिमोत्तर की तरफ अगर हम बात करें, यानी अगर हम इस तरफ आ जाते हैं पश्चिमोत्तर की तरफ, तो कौन कौन सी कंट्रीज है ये देखिए। स्वीडन है यहाँ पर, इसके अलावा नॉर्वे है यहाँ पर, फिनलैंड है, और साथ ही साथ आप देखिए डेनमार्क भी यहाँ पर है। इनमें स्वीडन फिनलैंड को छोड़ करके बाकी जो दोनों कंट्रीज हैं वो नाटो में है। हालांकि स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो ज्वाइन करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि कोई भी भूल, कोई भी चूक किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर या तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकती है। क्योंकि ये जो बाल्टिक सी में जो तैनाती है उसमें आप देखिए ना, ये तमाम देश इसकी जद में आ रहे हैं। ये तमाम देश आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये तभी सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो नाटो के मेंबर्स हैं। तो चलिए जो मैप है इसको और बेहतर तरीके से अगर आप समझ पाए, इसको आपको और सही तरीके से समझाएं, क्योंकि जिस तरीके से बाल्टिक सागर में जो पोजीशन है रूस की, उससे कौन कौन से देश हैं जो खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में बाल्टिक सागर के पूर्व और उत्तर की दिशा में कौन कौन से देश हैं, चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो पूर्व और उत्तर कौन कौन से देश हैं, इसमें आप देखिए आपको एस्टोनिया दिख रहा है,
आपको लातविया दिख रहा है, आपको लिथुआनिया भी दिख रहा है, लिथुआनिया के अलावा पोलैंड और जर्मनी, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो तमाम देश हैं वो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और ये जर्मनी, ये सब इस तरफ है। ये सभी नाटो देश हैं, नाटो के मेंबर हैं। और बाल्टिक सी के पश्चिमोत्तर की तरफ कौन कौन से देश हैं, यानी पश्चिमोत्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या क्या है, स्वीडन है, फिनलैंड भी है इसमें स्वीडन है, स्वीडन के अलावा इसमें नॉर्वे है और नॉर्वे के अलावा डेनमार्क भी है। तो ये तमाम जो कंट्रीज हैं, ये अगर हम स्वीडन और फिनलैंड, इन दो को अगर हम छोड़ दें, ये जो स्वीडन और फिनलैंड आप देख रहे हैं, इन दो कंट्रीज को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी नाटो के मेंबर्स हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी गलती अगर ये नाटो कंट्रीज करते हैं तो किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर या तीसरा विश्व युद्ध जो है वो छिड़ सकता है। जनरल सिन्हा, अगर आप और बेहतर तरीके से हमें समझा दें कि बाल्टिक सी में जो पोजीशनिंग अभी रूस ने ली है, जैसे हमने मैप से अपने दर्शकों को दिखाया कि तमाम जो देश है, जो नाटो कंट्रीज भी हैं, और अगर स्वीडन फिनलैंड को छोड़ दे जो नाटो कंट्रीज नहीं भी हैं, ये सब उसके टारगेट पर आ सकते हैं, ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज उसके टारगेट पर आ सकते हैं। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, कैसे देखें इसको? देखिए, यदि बाल्टिक सी का जियो स्ट्रेटेजिक महत्व आप समझना चाहती हैं तो बाल्टिक सी एपी सेंटर है, मुख्य बिंदु है, उसके इर्द गिर्द नाटो देश हैं। आप ईस्ट की बात करें तो 3 देश, साउथ में बात करें तो 1 देश, नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो 1 देश, वेस्ट साइड में बाल्टिक सी की बात करें तो 4 देश। तो आप बहु दिशा में ये नाटो के देश फैले हुए हैं। तो सवाल है कि जब आप मुख्य बिंदु पे अपना मसल फ्लेक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं, तो ये सब देश जो बाल्टिक सी के इर्द गिर्द लोकेटेड हैं, सबको संदेश जा रहा है कि रूस अब उनके लिए चुप नहीं बैठेगा। यदि परिस्थिति बिगड़ी तो वो रूस के टारगेट पे होंगे। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तरह तरह से संदेश दिया जाता है दुश्मन देशों को, डिप्लोमेसी के माध्यम से, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और मसल फ्लेक्सिंग। जब रूस अपना न्यूक्लियर जहाज शिप भेजता है, वो एक डिस्प्ले ऑफ मसल है कि हमारी शक्ति है, हम तुम्हारे नज़दीक है, तुमने मिसबिहेव किया, फिर हम अपनी उचित कार्रवाई करेंगे। तो ये इसको इसी रूप में देखने की जरूरत है कि रूस भी जानता है कि जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, इन्वेंट्री बढ़ा रहा है, तो हम भी मसल फ्लेक्सिंग। और क्या आप नहीं समझती हैं कि रूस को ये सब पता होगा और वो अपना DIB, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, या अपनी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो एनहांस करेगा? डेफिनेटली, क्योंकि उसकी मिसाइल, जिस तरह से मिसाइल का शॉर्टफॉल हुआ है और जिस तरह से रूस ने ईरान से मिसाइल बोरो किया है, और तो ये साफ 2 तक है कि कहीं ना कहीं जो रूस ने एंटिसिपेट किया था वेस्टेज में और सप्लाई में, जब इसमें गैप होता है, वेस्टेज ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो स्टॉक आउट तो होगा। तो स्टॉक आउट होगा तो लड़िएगा कैसे? तो ये परिस्थिति नाटो के पास भी है, नाटो का भी स्टॉक आउट हो रहा है। सच तो ये है, फ्रांस की भी समस्या बढ़ रही है, जर्मनी की भी समस्या बढ़ रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि जब यूके फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, गैस की समस्या फ्रांस जर्मनी को हो रही है, वहाँ भी फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रही है, वहाँ बिजली कट हो रहा है जर्मनी में, तो फिर ये एडिशनल इन्वेंट्री आएगा से कहाँ से? बिल्कुल।